हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है चैप्टर जो हमारा चल रहा था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसी का नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट आज हम लेके आए हैं। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसके बारे में हमने डिटेल से बताया है इसमें। तो आप देखोगे कि इसमें पहला है आपका केमिकल इक्वेशन। तो हम समझेंगे पहला जो हमारा केमिकल रिएक्शन है इसके बारे में डिटेल से आज हम जानेंगे। सेकंड है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अगर कोई हमारे पास केमिकल इक्वेशन उसे हाउ टू बैलेंस, कैसे बैलेंस करेंगे। एंड नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोस्तों कुछ इस पे हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं उन पे बेस्ड हम क्या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम लोग अपना नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आज हम चर्चा करेंगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी। इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। तो केमिकल इक्वेशन बताया गया है उसने कि हमारा जो ये केमिकल इक्वेशन है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब इसमें हम साइन जो हमारे जैसे मान कार्बन है, कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को जो हम जैसे हम एक दूसरी भाषा में लैंग्वेज बोल सकते हैं कि हम इसमें अपना जो शॉर्टकट मेथड जो अपनाते हैं वो हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। मान लो कहीं हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर बनेगा हमारा पानी। केमिकल इक्वेशन ये कहता है भैया आपने ये जो शब्द लिखे सभी ये एक दूसरे नाम से जाने जाते हैं, इनको जाना जाता है वर्ड इक्वेशन। इनको हम वर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन वर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे हम इसे। केमिकल इक्वेशन बोलने के लिए हमें इसमें साफ साफ लिखना पड़ेगा, इसमें समझाना पड़ेगा कि हाइड्रोजन जो होता है उसका सिंबल H2 होता है एंड ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है। देन ये जो हमें फाइनली देगा वो देगा 2H2। तो हमें ध्यान देना होगा कि केमिकल इक्वेशन इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ओनली। इसमें हमें सिंबल को रिप्रेजेंट करना होता है और उसको केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं हम बाद में बैलेंस करना सीखते हैं कि कैसे हम उससे बैलेंस करते हैं। अब ये कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। मान लो हाइड्रोजन का सिंबल कितना होता है H, लेकिन हाइड्रोजन को हम सिंगल H तो शो नहीं करते, इसको फार्मूला बनाते हैं, क्या बनता है हमारा H2। सिमिलर केस में हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी क्या होता है O सिंबल, लेकिन ऑक्सीजन का जब हम फार्मूला की बात करें तो क्या होगा इसका O2। जब दोनों रिएक्ट करते हैं, दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनाते हैं 2H2, जैसे हम बोलते हैं वाटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट दे रखा है इसमें कि हम आगे कैसे। तो हमारे पास जो दिया है एक एग्जाम्पल, तो उस एग्जाम्पल को हम देखेंगे कि हमारे पास दिया है कि इसमें जिंक है एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, जो मिलकर क्या बनाता है हमारा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो हमें दिया है इसको देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। वी कैन चेंज दिस वर्ड इक्वेशन टू केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग द सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन प्लेस ऑफ देयर नेम्स। ये कहना चाहता है भैया जो ये लिखा हुआ है, जो हमारे शब्दों में जो वर्ड में लिखा हुआ है उसको हम वर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें जो दिया है कि भाई हम वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि इसमें बोला गया है कि हमारे पास अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसे हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन में क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द सिंबल एंड फार्मूला। अब जिंक का सिंबल की जब हम बात करें तो जिंक का सिंबल होता है हमारे पास Zn एंड सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है H2SO4 प्लस ये हमें क्या देगा रिजल्ट में जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फार्मूला अगर हम बात करें तो क्या होता है ZnSO4 और साथ में हमको क्या देता है एक हाइड्रोजन गैस। ये तीर का निशान मैंने पहले वीडियो में बताया है कि अगर हमारा तीर का निशान अगर ऊपर की तरफ हो
या नीचे की तरफ, इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है, मैंने पुरानी वीडियो में बताया है। लेकिन अब मैं तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो तीर का निशान ऊपर की तरफ होता है तो ये गैस को रिप्रेजेंट करता है, एंड डाउनवर्ड होता है तो इसे प्रिसिपिटेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है हमारा। तो दोस्तों इसमें हमने बताया कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम बर्ड इक्वेशन बोलते हैं, एंड साथ ही साथ हमारे पास जिंक सल्फेट जिसको हम सिंबल और फार्मूला के रिप्रेजेंट से शो करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, एंड प्रोडक्ट, दोनों चीज़ें हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल से बताया कि हम कैसे इसको समझें। तो द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर रिएक्टेंट्स हेयर। द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन विद ए प्लस साइन इन बिटवीन देम। अब हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास एक जिंक प्लस H2SO4 हमें मिला था जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप इसमें देखोगे कि हमारे पास जो जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट है ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, एंड ये क्या कहलाएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स। अब इसने बोला है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं। मान लो हमारे पास दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, अगर एक सब्सटेंस है तो हमें प्लस साइन इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब एक से ज़्यादा हो, मतलब 2 हो 3 हो, तो उन सभी के बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा केमिकल इक्वेशन का जो हम इक्वेशन बनाते हैं उन सभी को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में कैसा साइन आएगा, उनके प्लस साइन आएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट्स में होता है, प्रोडक्ट्स में भी किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। कब, अब ये हमारा अगर एरो का साइन है तो एरो के राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट होता है, एरो के अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स। यही इसकी डेफिनेशन में बताया गया है, आप देख सकते हो। इसमें बोला है, मैं प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट्स इन दिस केस। द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड बोला है इसने, और साथ के साथ क्या बोला है, प्लस साइन से हम क्या बिटवीन इनके बीच में प्लस साइन हम इंडिकेट करते हैं, मीन्स लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, हाउ टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेशन। ये कहना चाहता है, मान लो हमारे पास केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, उस केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम कैसे उसे पता कर पाते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन है। तो पहला जो केस दिया है इसमें, पहला बोला है वाई इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशन कोई है तो केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसकी क्या फिजिकल स्टेट को लिख देंगे। अब फिजिकल स्टेट क्या है, अभी हम इसी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि फिजिकल स्टेट क्या होती है हमारी। नेक्स्ट दिया है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। मतलब इसमें पूछना चाह रहा है क्लियर कि भाई आपका हीट चेंजेज होता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर रिएक्शन होंगी तो उसमें हीट रिलीज होगी एंड हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। दो तरह से हमारी रिएक्शन होती हैं, या तो हीट को वो लेगा या हीट को वो देता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों थर्ड, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि हमारी जो रिएक्शन जहाँ भी होती है उसके अंडर में कौन कौन सी कंडीशन होती है, उन कंडीशनों को हम शो करते हैं। जैसे हमारा कोई एरो का साइन होता है, उस साइन के ऊपर और या नीचे जो हम लिखते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, कंडीशंस कहलाती हैं। तो हमारे लिए इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कितनी ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन के लिए, 3 पॉइंट। पहला फिजिकल स्टेट, दूसरा हीट चेंजेस, तीसरा कंडीशंस। अब पहला जो पॉइंट था उस पहले पॉइंट को हम डिटेल से समझते हैं कि क्या है हमारा समझने के लिए। तो पहला पॉइंट है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल ऑफ द रिएक्शन। पहला बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल ऑफ द रिएक्शन, तो हमारा है देयर कैन बी 4 फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये कहना चाह रहा है कि हमारे लिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में 4 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। दोस्तों हमारी 4 फिजिकल स्टेट्स होंगी। अब कैसे हम उन स्टेट्स को समझें, तो स्टेट्स को समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले सॉलिड। अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो कैसा सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या एक्वस सॉल्यूशन में है, एंड लास्ट किस में, गैस।
अगर इन ये सब है तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो हमें मालूम है सॉलिड इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल्स एस। हमारा जो सिंबल है सॉलिड को, उससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, इसमें मान लो मैंने क्या लिया, अपना एक Mg लिया, अगर मैंने उसकी O2 से रिएक्शन कराता हूं तो मेरी क्या बनेगी 2Mg। तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। अब जो हमारा Mg है, इस Mg को कैसे हम शो करेंगे, सॉलिड से, एंड ऑक्सीजन को हम G से गैस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड MgO जो हमें मिलता है वो हम S से। तो अब हमें फिजिकल स्टेट्स, हमारे पास जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, उनको हम क्या है कि उनकी फॉर्म जो फिजिकल स्टेट होती है उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब Mg है, Mg किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, सॉलिड फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, गैस में, एंड MgO फाइनली जब मिलके एक रिएक्शन होती है तो वो भी किस में मिलता है हमको, सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या है, इनके सिंबल हैं केमिकल रिएक्शन को शो करने के। नेक्स्ट दिया है इसमें नीचे, लिक्विड इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल L। जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को किससे शो करते हैं हम, L से। जैसे मान लो इसमें में एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, H2+। अब जो H2 है, अगर हम इसकी बात करें तो ये गैस, एंड O2 की जब बात करें तो ये भी हमारा गैस, एंड फाइनली ये क्या मिलता है 2H2O। अगर 2H2O है तो ये किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में। अगर हम बैलेंस की बात करें तो इधर बैलेंस करते हैं। तो लिक्विड इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल L। तो हमें L से कैसे शो करते हैं वो मैं इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई जो हाइड्रोजन गैस है उसको L से शो करेंगे, O2 को G से, एंड H2O जो हमारा पानी होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, गैसियस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल G। अब गैसियस स्टेट में जब हम बात करें तो उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने दिखाया था इसमें रिएक्शन के तौर पे कि हम कैसे उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, H2+O2, एंड अगेन अगर एग्जांपल लिखें H2+O2, ये दोनों हमारे क्या हैं, गैस को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फाइनली हमारा मिलता है 2H2O। तो ये हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या, गैस को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। नेक्स्ट दिया है इसमें एक्वस सॉल्यूशन। अब जो ये वर्ड दिया है एक्वस सॉल्यूशन, इस वर्ड का मतलब समझो दोस्तों। इसमें लिखा है सॉल्यूशन मेड इन वाटर, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो या पानी से मिलकर बना हो, उसको बोलते हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशन। अगर कहीं एक्वस वर्ड आ जाए तो एक्वस का वर्ड का मतलब समझ रहे हैं, उसके में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस। अब कह रहा है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं AQ से। अच्छा, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल होगा जिंक को, जब जिंक को हम रिप्रेजेंट करें S से, एंड H2SO4, ये हमारा क्या एक्वस सॉल्यूशन है। मतलब एक्वस सॉल्यूशन मतलब है कि हमारे इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, एंड फाइनली ये बनेगा ZnSO4+H2, हमारी क्या एक गैस है, एंड ZnSO4 भी क्या होगा, हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन होगा। एंड आप देख सकते हो हर एक जो भी इसमें सिंबल है या फिर हमारा एक सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस को हमने क्या किया, उसकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करने का काम किया। जिंक को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। H2SO4 में अगर AQ लिखा है, इसका मतलब ये है कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, एंड जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनते हैं ZnSO4+H2, गैस हमारी रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, टू इंडिकेट द हीट चेंजेज इन द इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई किसी इक्वेशन में, किसी रिएक्शन में अगर हीट चेंजेज होती है तो वो हमारी क्या है, एक प्रोसेस है कि हीट चेंजेस दो तरह से होती है। अब कैसे होती है वो देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेज इन्वॉल्व। तो इन्वॉल्व का मतलब यही है कि उसमें दो आपके पास रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन कैसे हैं वो देखेंगे। तो हमारे पास पहला है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडो में देखो तीर का निशान अंदर की तरफ आ रहा है, एक्सो में क्या है, निकल रहा है। तो इनको हम देखते हैं 1 बाय 1 डेफिनेशन इनकी अलग अलग से डिटेल से देखेंगे दोस्तों। इसको हमारा पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं इसका वर्ड की मतलब समझा दूं, एक्स एंड थर्मिक। थर्मिक माने होता है हीट, एंड एक्स माने होता है निकलना। तो एक ऐसी रिएक्शन, ऐसी
हमारा सबस्टेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद जो हीट को रिलीज करें, हीट को इवॉल्व करें, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप देख सकते हैं इसमें दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाई राइटिंग प्लस हीट और प्लस हीट एनर्जी और मस्ट प्लस एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो आप इसमें बोला है उसने कि जो प्रोडक्ट साइड होती है हमारी, अगर हमारी प्रोडक्ट साइड है किसी इक्वेशन की, तो उसमें आप प्लस हीट या प्लस हीट एनर्जी या प्लस एनर्जी से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसमें एक डायग्राम दिया है कि हमारे पास एक सबस्टेंस है, जब वो रिएक्ट होता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या उससे हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है। इवॉल्व मतलब होता है कि हीट का निकलना, हॉटर देन सराउंडिंग। तो बोला है कि सराउंडिंग से ज़्यादा क्या होता है, वो हॉटर होता है हमारा कंपेयर टू। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करें तो एग्जाम्पल देखेंगे इसके हम। अभी एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल आप नॉर्मली देख सकते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है हमारे पास रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का। एंड सेकंड की जब हम बात करें तो सेकंड में बोलेंगे थर्मिट रिएक्शन। अब ये थर्मिट रिएक्शन आपको कहाँ मिलती है देखने को, आप देख सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। मतलब रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में क्या है, हमारी हेल्प काम करती है एक रिएक्शन की मैकेनिज्म। एंड और इसमें दोस्तों हम डिटेल से जाना चाहें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कि भाई इसका एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसमें घटना कैसे घट रही है, तो अब आप उसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहूँ, मान लो ये हमारा किसको, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्शन को। आप पॉइंट को ध्यान से समझें, बोला था कि हीट रिलीज हो, मतलब आपका रिएक्टेंट साइड, अगर हम बात करें कि जैसे एक एग्जांपल देखें कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI एंड साथ में क्या मिलेगी हमको, हीट मिलेगी। हीट को नॉर्मली हम किससे, डेल्टा H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब दोस्तों देखोगे इसका जब मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो डायग्राम कुछ हमारा ऐसे बनेगा। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो गैप है एंड ये जो गैप है, दोनों गैपों में अंतर है। ये क्या हो जाएगा, हमारा हीट है, अब एरो उधर होता है मतलब प्रोडक्ट साइड में, तो ये क्या हीट प्रोडक्ट है एंड ये हम बोलेंगे तो ये क्या हीट रिएक्टेंट है। अगर हम बोलें ये क्या हमारा पीक पॉइंट है। अब ये पीक पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ को समझें आप तो आप देखो कि पहले तो इतनी हीट हमारी क्या है, ज़्यादा है, रिएक्टेंट में हीट ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड क्या हीट कम है। तो ये जो चेंज हो रहा है मतलब हीट ज़्यादा से कम, तो इस चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा H से। अच्छा, डेल्टा H क्या होगा हमारा, हमें मालूम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। अच्छा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा तो ये कैसी वैल्यू देगा, हमारी नेगेटिव देगा। अब डेल्टा H हमारी जब नेगेटिव देगा तो हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव जो साइड होगी, अगर हम प्रोडक्ट साइड ले जाएं तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा H को कभी कभार हम दूसरे नाम से जानते हैं, एक वर्ड है कॉमनली जिसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी क्या का मतलब है, हमारी जो हीट डेल्टा H जो हीट डिफरेंस है वो प्रोडक्ट से कहाँ होता है, रिएक्टेंट साइड होता है, उसी को हम क्या एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों वैसे भी एंथैल्पी जो हमारी डिटेल से जो चर्चा होती है वो 11th-12th में होती है। अब यहाँ एक कॉमन वर्ड हमने यूज किया है तो बताना जरूरी था। अब ये देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारी क्या थी, हाइड्रोजन एंड आयोडाइड। ये दोनों जब मिलती थी, आयोडीन और हाइड्रोजन, तो मिल के हो क्या रहा है एक्चुअल में, इसमें कहानी समझो कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन जब टूटते हैं तो ये रिलीज करते हैं हीट को, मतलब सराउंडिंग को क्या है, हीट देते हैं ये। अब टूटेंगे जो ये, अगर ये इस पॉइंट को देख पाओ तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पीक पॉइंट अपना। इस पीक पॉइंट का मतलब क्या है आपका जी, इस पॉइंट पर दोनों चीज़ें घट रही हैं।
अब घट क्या रही हैं, मतलब इसका इस टाइम जो है हमारे बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं एंड एक नया कंपाउंड बनाने की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे कि H2 अपना ब्रेक करेगा, I2 अपना ब्रेक करेगा, और इस पॉइंट पे क्या है, ब्रेक होने के बाद क्या एक नया कंपाउंड बनाते हैं जो हमारा क्या होता है, HI। तो जो HI है और साथ के साथ में सराउंडिंग को क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और समझो इसमें कि भैया जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं या हमारे बोले कि प्रोडक्ट होते हैं, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का मतलब यही है कि पीक पॉइंट, क्या बोलेंगे इसे, पीक, जहाँ हमारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड मिलते हैं। और दोस्तों ध्यान से देखो तो जो HI है ना, HI में जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या होंगे, सबसे बड़ी चीज़ हमारा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मेन पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो बॉन्ड हमारे ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद जब वो हीट रिलीज करते हैं एंड फाइनली एक कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हमारे पार्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग, तो वो हम बोलेंगे जो हमारे बॉन्ड बनते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो उन बॉन्ड में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट शो करने लगते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ थी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने 2 पॉइंट पढ़े, क्या था, एक पहला कि उसमें हीट रिलीज होती है, सेकंड पॉइंट इसके जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू अदर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, इसी में आगे है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसमें एंडो माने थर्म माने हीट, एन माने क्या, अंदर। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, and endothermic reaction is indicated by writing plus heat and just plus heat on the reaction नहीं, on the reactant आएगा, क्या आएगा, reactant साइड ऑफ द इक्वेशन। अब इसका डायग्राम आप देख सकते हो कि इसमें क्या है कि हमारी चारों तरफ से क्या है, हीट इसमें क्या होती है, एंटर करती है, इन करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब मैं इसके एग्जाम्पलों की बात करूं तो एग्जाम्पल आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, एक कॉमन वर्ड है फोटोसिंथेसिस। अगर इस वर्ड को हम देखें तो ये क्या हमारा फोटोसिंथेसिस, एंड सेकंड बोल सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है तो हमें मालूम होना चाहिए कहाँ यूज होता है, मोटर व्हीकल्स में। किस में, मोटर व्हीकल्स में क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का हमारा क्या है, जो गैस होती है उसका यूज करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। जब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, आप देखोगे ग्राफ इसका, तो ये हमारा क्या एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा एंड ये क्या हमारा रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस वर्ड में, कॉमनली वर्ड में है कि ये कह रहा है कि सराउंडिंग से हीट लेता है, मतलब इसमें जब हम बात करें तो कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा, मतलब जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा जैसा हमने उसमें पढ़ा था। तो ये आपका हो जाएगा HR एंड ये क्या हो जाएगा, HP। अच्छा, HP होगा तो हमें मालूम है कि इसकी अगर हम बात करें कि डेल्टा H की, तो H क्या होता है, HP माइनस HR। अच्छा, आप देखोगे प्रोडक्ट साइड ज़्यादा हीट है तो क्या हो जाएगी, ये हमारी पॉजिटिव आएगी। अच्छा, पॉजिटिव आएगी तो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, तो ध्यान से देखोगे तो बॉन्ड्स कैसे होंगे हमारे, वीक। उसके कंपेयर में यहाँ जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वीक होते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से इसे हम जान। एक मिनट दोस्तों, इसका कैमरा सेट करना पड़ेगा, 1 सेकंड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग इसमें अगला पॉइंट। अगला, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें हम समझेंगे कि हमारी जो कहानी है वो क्या है, कैसे इसमें आगे बढ़े हैं हम लोग। तो
आप देख सकते हो इसमें कि कंडीशन पूछ रहा है। ये थर्ड पॉइंट अभी हम जो स्टार्टिंग में बात किए थे, तो हमने पहला पढ़ा था फिजिकल स्टेट्स, सेकंड पढ़ा था हीट एक्सचेंज, एंड थर्ड था उसमें कंडीशंस। तो वही कंडीशंस के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो कैसे रिएक्शन होती हैं, किसके अंडर में होती हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे। तो इफ़ हीट इज रिक्वायर्ड, इफ heat is required for a reaction to take place, then the heat sign delta is put over the arrow of the equation। हमारे पास कोई रिएक्शन है 2KClO3 जो हमारी सॉलिड फॉर्म में है। जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, मतलब इसको हीट देते हैं, तो हमारा ये दो टुकड़ों में टूट जाता है 2KCl + 3O2। अब इसमें आप देखोगे, हमने तो चलो ठीक है हीट का साइन सिंबल बना दिया डेल्टा, मतलब इसको हम हीट दे रहे हैं। अगर किसी को हम हीट देते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से समझना दोस्तों, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जांपल है जिसको हम हीट दें। अब नीचे की तरफ देखो, इसमें एक कॉमन वर्ड लिखा है MnO। MnO को MnO2 कर दो, MnO2 दिया है हमें। तो ये दोस्तों ना तीर के ऊपर नीचे जो लिखे होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं कंडीशंस। अगर कोई केमिकल कंपाउंड हमारा दिया गया है तो दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट। ये किसकी उसमें आएंगे, प्रेजेंस में, हमारे कैटालिस्ट में। अच्छा, कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो कैटालिस्ट एक्चुअल में होते क्या हैं दोस्तों? जैसे अगर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, जैसे कहीं आँच जल रही हो, आग लग रही हो कहीं, अगर उसमें आप घी डाल दोगे तो वो आँच जो है तेजी से जलने लगती है। अगर उसका एक एग्जांपल देखा जाए तो वो आँच जो है हमारी क्या तेजी से जलने लगती है। वही कैटालिस्ट का काम है। अगर कोई रिएक्शन हमारी स्लो चल रही है, कोई रिएक्शन अगर हमारी स्लो है, अगर हम उसको रिएक्शन को तेज कराना चाहते हैं या उसकी हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हमारी क्या स्पीड बढ़ाने के काम आता है। तो कैटालिस्ट इज आल्सो नोन एज स्पीड अप। हम बोल सकते हैं कि हमारी जो कैटालिस्ट है वो किसी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या है यूज किए जाते हैं। जो हमारी रिएक्शन बहुत स्लो चलती है उसमें कैटालिस्ट का हम यूज कर लेते हैं, और उस कैटालिस्ट के थ्रू हमारी क्या है वो रिएक्शन जो है बड़ी फास्ट, बड़ी स्पीड से रिएक्शन हो जाती है। तो दोस्तों कैटालिस्ट का मतलब समझ गए होंगे कि किसी रिएक्शन को फास्ट जल्दी कराना हो तो हम उसमें क्या कैटालिस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट then symbol and formula the catalyst is also written above and below the arrow sign in the equation। next एक और एग्जांपल लिया है CO + 2H2 300 atm जो हम प्रेशर होता है, 300 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, दैट इज टेम्परेचर, एंड ZnO + Cr2O3 ये क्या हमारा एज ए कैटालिस्ट। तो ये कैटालिस्ट है, ये हमारा बना के क्या देगा, मिथाइल एल्कोहल, दैट इज नोन, इसको हम बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। तो दोस्तों ये चीज़ें हमारी जो बेसिक सी थी, जो हमने अभी चर्चा की थी, तो ये हमारे क्या थे कि हमारे जो भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें ये हेल्प करेंगे, हमारे लिए समझने के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम बड़ी ही डिटेल से समझदारी से चर्चा करेंगे इस पे, क्योंकि हर बार ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कि इससे एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन उसे कैसे हम बैलेंस करें, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों देखेंगे इसमें ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। तो बैलेंस्ड का मतलब दोस्तों नॉर्मली है, जैसे इसमें एक तराजू दी हुई है, तो ये तराजू का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो दूसरी तरफ प्रोडक्ट है, जितने एटम इधर होंगे उतने ही एटम इधर होने चाहिए, तभी हम उसे बोलते हैं बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड नहीं होगा तो उसको दूसरे नाम से जानते हैं, वो अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन बैलेंस्ड होने के लिए नंबर ऑफ एटम्स, दूसरी तरफ भी नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। जितने हमारे रिएक्टेंट साइड होते हैं उतने ही हमारे क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसी का, अगर हम और इसमें समझें कि सिंस नंबर ऑफ एटम्स वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, वी कैन से दैट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल masses of various elements, reactants and products। सेकेंड सिचुएशन,
हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उसे बैलेंस्ड होना है, अगर उसे बैलेंस्ड होना है तो याद रखा जाए एक इसमें लॉ होता है जो काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पे हम अभी चर्चा करेंगे और डिटेल से इस पे भी क्वेश्चन हमारे कभी कभार पूछ लेता है, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम इस आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपका जो फेवरेट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसे हमें बैलेंस करना होता है, उसके लिए या तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो, बैलेंस क्या होने ही चाहिए, एंड सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी वो फॉलो करना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है हमारा, ये कहता है कि भैया जितना आपका रिएक्टेंट साइड टोटल मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड में हमारा टोटल मास होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाम में लिखा है अनबैलेंस्ड, मतलब वो बैलेंस ना हो। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है यानी इक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब आप देख सकते हो यहाँ N2 है, इधर H2 है, हमें मिलके देता है NH3। तो N के अगर यहाँ बात करें तो 2 हैं, H के बात करें तो 2 हैं, इधर N का 1 है, N हाइड्रोजन के कितने हैं 3। अगर आप देखें N के इधर 2 हैं, N के इधर 1, इधर 2, इधर 3, मतलब ये कहीं भी आपका इक्वेशन जो दे रखी है वो बैलेंस नहीं है। वो क्योंकि बैलेंस नहीं है तो इसे हम बैलेंस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें बैलेंस्ड नहीं है तो इसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसमें देखेंगे सिंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज अनइक्वल। देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन इधर 2 है तो उधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है तो उधर 3 है। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, इसको आप समझ सकते हैं तो आगे दिया है इसमें एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड है, जैसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे बोलते हैं स्केलेटन। किस नाम से जानेंगे? स्केलेटन। तो इसमें जो है एस आएगा, या क्या आएगा एस। तो ऐसे स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी हम जानते हैं। तो हमें दोस्तों हमारे पास जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसका नाम हमें याद रखना चाहिए। उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्केलेटल इक्वेशन के नाम से उसको हम जानते हैं। तो इसलिए हमें याद रखना होगा आगे कि अनबैलेंस्ड का एक दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। नेक्स्ट इसमें बोला गया हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं तो उसको हम समझेंगे। तो दोस्तों एक मेथड है, बहुत ही प्यारा मेथड है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम जुगाड़। क्या बोलेंगे इसे? जुगाड़। तो दोस्तों ये जुगाड़ जो मेथड है बहुत ही गजब का जुगाड़ है। हाँ, बैलेंस्ड एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जिसे हम जुगाड़ बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे क्या बोलेंगे उसे? हिट एंड ट्रायल, शॉर्टकट नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल, जिसे हम तुक्का विधि बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? तुक्का मेथड चलता है कि इसमें हम अपने हिसाब से इसे, हुक्का नहीं है तो दोस्तों, ये क्या नाम है इसका? तुक्का विधि। क्योंकि कुछ बच्चे जो है इसमें समझेंगे कि भाई हुक्का विधि है, जो कि आज के जनरेशन में बहुत बड़ा कल्चर बन चुका है हुक्का विधि। क्योंकि अब हुक्का बड़ा फैशन बन गया है बच्चों के लिए, तो हुक्का से लेकिन दूर रहना चाहिए। हुक्का हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो दोस्तों हमारे पास जुगाड़ एंड तुक्का विधि दोनों सेम नाम है, जिसको हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। कैसे लगाते हैं, हाउ टू बी यूज, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम इसको कैसे बैलेंस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं आप, एक हमारे पास एक रिएक्शन ली गई है, उस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते वक्त दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना होगा, मैं आप दिखा देता हूँ आपको। एक क्या है, वैसे ही नॉर्मली रफली हमें एक क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ तो लिख देंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इधर लिख देंगे क्या कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं। तो KCl एंड O। अच्छा, रिएक्टेंट में देखो तो K कितने हमारे पास? ओनली 1।
अच्छा इधर देखेंगे तो इधर भी हमारे पास क्या है, 1 है। Cl की बात करें तो इधर Cl 1 है, इधर Cl भी कितना 1 है। अच्छा O कितने, इधर 3, तो इधर कितने 2। दोस्तों K और Cl तो बैलेंस है, मतलब जितने एलिमेंट हमारे रिएक्टेंट साइड होने चाहिए उतने ही हमारे किधर होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड। तो दोनों हमारे क्या है, बैलेंस है। अगर ऐसे बैलेंस के और Cl हमारे तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है एंड प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितने हैं, 2। हाउ टू बी बैलेंस, अब यहाँ हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम इसे कैसे बैलेंस करें। तो आप इन दोनों का एक माइंड में देखोगे, 3 और 2 का अगर हम बात करें तो 3 और 2 का एक तरह से हम बोले कि 3 और 2 का अगर हम कॉमन फैक्टर लें तो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 6 आएगा तो ऑक्सीजन को ध्यान से देखें हैं, तो ऑक्सीजन की जब हम बात करें नीचे देखें हैं, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखना चाह रहा हूँ। 2 KClO3 इक्वल टू 2 KCl प्लस O2। अच्छा हमें चाहिए 6, ऑक्सीजन 6 चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। अगर 3 दूनी 6, अगर हम K की बात करें तो यहाँ K 2 हो गए, Cl की बात करें तो Cl भी 2, ऑक्सीजन की बात करें तो 6। अच्छा इधर K की जब बात करें तो K अगर देखो तो इधर अभी 1 है, तो हमें लेकिन बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो अगर यहाँ मुझे कितना का यूज करना पड़ेगा, 2 का। अच्छा K हमारे 2 हो गए, एंड जब Cl की बात करें तो Cl भी कितने हो जाएंगे, 2। एंड ऑक्सीजन की बात करें तो अभी ऑक्सीजन इधर है 2, लेकिन इधर है 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो इधर करना पड़ेगा 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक है जरिया कि हम कैसे उसे बैलेंस करते हैं। दोस्तों मैं कुछ इसमें आपको, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने से बचाने के लिए मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ आपको। अगर कहीं लिखा है 3O2, अगर 3 आगे लिखा है तो उसे कंसीडर करेंगे और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6। अगर मान लो कहीं लिखा है 3CO2 कितना, तो इसमें देखो दोस्तों कार्बन तो 3 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन, या तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 बोल देते हैं, मतलब 3 ऑक्सीजन है, लेकिन इस 2 को भूल जाते हैं, तो 2 से क्या उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये कॉमन वर्ड है जो हमें याद रखने होंगे कि भाई हम मल्टीप्लाई करेंगे ना कि ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी एक रिएक्शन थी KClO3 को KCl प्लस O2 में बैलेंस करने का एक मेथड है। एंड नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। फिर से इसकी क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इधर वैसे ही लिख लेते हैं। जब हम बात करें कि CHO, अच्छा C कितना है 1, H कितना है 4, O कितना है 2। जब इधर की बात करें C कितना है 1 है, अच्छा H कितना है 2 है, एंड ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है 3 है। अब हमें क्या है कि यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन है, कार्बन तो हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर 4 है इधर 2 है, तो मैं क्या करूँ, हाइड्रोजन इधर में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोस्तों अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट ही बैलेंस करना है, आपको मेथड नहीं दिखाना है। तो देखो अब बात करें तो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इधर 2 ये थे और 2 ये हो गए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए हमारे 4, लेकिन ऑक्सीजन अब कितना हो, 3 से 4। अच्छा 4 हो गए तो इधर कितने हैं 2, तो मैं इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो इधर से ऑक्सीजन भी क्या हो गए, बैलेंस। तो आप देखोगे हमारे जितने रिएक्टेंट साइड थे उतने ही क्या हो गए, प्रोडक्ट साइड हो गए। तो हम बोलेंगे ये हमारी कैसी इक्वेशन हो गई, बैलेंस्ड। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, हमारे पास है FeH2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। हमारे पास नेक्स्ट है Fe प्लस H2O। हम लिखना चाहें यहाँ Fe कितना है हमारे पास 1 है, H कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, इधर Fe कितना है 3, O कितना H कितना है 2 एंड ऑक्सीजन कितना है 4। अच्छा आप देखोगे आयरन, जो Fe सिंबल होता है आयरन का, अच्छा इधर 1 है तो इधर से हम क्या कर देते हैं 3 से। अब अगर 1 है तो ये कितना होगा हमारे पास 3, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इधर 4 से कर दें, अगर 4 से करोगे तो इधर 4 हो जाएगा। अच्छा फिर हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गए तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो इधर भी हमें कितना करना है 8 करने के लिए 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें, तो 2 में करेंगे हम लोग 4 से।
तो ये हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये भी हमारी फिर से क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। तो दोस्तों हम कैसे बैलेंस्ड करते हैं हमें ये समझना चाहिए। ये सब तुक्का विधि है, आपको कोई ये नहीं है इसके लिए बेसिक नॉलेज आनी जरूरी है। आप इसको क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करते रहेंगे। बैलेंस एक मेथड से नहीं तो दूसरे से नहीं तीसरे से, लेकिन कंटिन्यूस ऐसे क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करते रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं तो इसमें हमें समझना होगा कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस मीन्स दैट टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जितना मास हमारा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हमारे दोनों तरफ क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, जिसे हम बोलते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, आप समझ पाओगे कैसे हमें बैलेंस करना। मान लो जैसे एक H2 है प्लस Cl2 है, ये हमारा बनेगा 2HCl। क्या बनेगा, 2H। अच्छा हाइड्रोजन का जब मैं मास की बात करूं तो कितना होता है, 1। एंड Cl की जब बात करूं तो Cl का होता है 2, सॉरी Cl का होता है 35.5। कितना, तो इधर लिखेंगे 2, H का 1, क्लोराइड का होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये हो जाएगा 2 + 35 दूनी 70 एंड 1 71, एंड इधर हो जाएगा 2 एंड 35 एंड 1 तो 36.5। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 73। अगर इसे भी मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा, 73। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा जो था वो ये कह रहा था ना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना आया, 73, एंड प्रोडक्ट का भी कितना आया, 73। तो हम बोलेंगे ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन दी गई है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, केमिकली बैलेंस्ड। तो हमारी जो इक्वेशन दी गई है उसे हम बोलते हैं केमिकली बैलेंस्ड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और दिया गया है कि व्हेन, दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत टफ होगा। बिना पढ़े ही ऐसा लगता है कि जैसे मानो बहुत ज़्यादा टफ हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ें जरूर, हो या ना हो बात की बात है, लेकिन पढ़ने से क्या है, हो सकता है वो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए, समझने में हमें हेल्प हो जाए। तो हम इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे और हम इसे सॉल्व करने की कोशिश किया करें। क्वेश्चन को रिपीट करना, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा उसे समझा तो समझ लो आधा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। फिर क्या आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, जिससे कि क्वेश्चन की जो एक एक नस होती है उस नस को हम समझ पाएँ कि ये कहना क्या चाहता है, करवाना क्या चाहता है, उस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हम इसमें NaHCO3 में, यहां से लिखे हैं हम NaHCO3 में, जिसका वेट दिया 4.2 ग्राम, इज एडेड टू सॉल्यूशन। मतलब इसमें क्या मिलाना चाह रहे हैं वो HCl, जिसका मास कितना है 10 ग्राम। मिला के इट इज ऑब्जर्व दैट 2.24, मतलब इसमें क्या मिला, क्या हमें मिल रहा है CO2, जिसका वजन कितना है 2.2, रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, द रेजिड्यू लेफ्ट। मतलब इसमें क्या बचता है हमारा रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब है कि जो हमारी CO2 क्या होती है, गैस हमारी उड़ जाती है, उड़ने के बाद इसमें एक रेजिड्यू, मतलब एक जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है वो दे रखा है। प्रोडक्ट भी कितना दिया है इसमें, रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड वेट 12 ग्राम, सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारे 22 में पूछना चाह रहा है कि क्या हमने जो लिखा वो एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं कि भैया हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जब लिखेंगे तो हमें मालूम है कि 4.2 + 10 कितना आ जाएगा, 14.2 ग्राम आ जाएगा। सिमिलर हम क्या करें, प्रोडक्ट साइड में निकाल लें
तो 12 प्लस 2.2 ग्राम, तो ये आएगा 12 और 2 14.2 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि भैया जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो हमारी जो बताना चाह रहा है कि भैया आप क्या ये जो हमें गिवन दिए हैं डेटा, क्या ये डेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो दोस्तों हम बोलेंगे कि ये क्या हमारे दोनों की दोनों सेटिस्फाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना हमारा रिएक्टेंट में था उतना ही हमारा किधर है, प्रोडक्ट साइड में, तो इसलिए हम बोलेंगे ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं आपके क्या जो भी हमें डेटा दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास, लेवोसियर शोड दैट व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड वाज हीटेड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्या करते हैं, वो गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद मर्क्यूरी ऑक्सीजन में वो टूट जाता है। इन एन एक्सपेरिमेंट हमारे पास देखेंगे कि एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड का वेट दिया हमारे पास कितना, हम बोल सकते हैं कितना दिया है, 100 ग्राम, एंड हीटेड देन 92.6 ग्राम क्या बनता है हमारे पास, मरकरी। 92.6 ग्राम क्या बनती है, मरकरी, एंड x ग्राम क्या बनता है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो वो बोलना चाह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो अप्लाई, हम बोलेंगे अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जब मास फॉलो करेंगे तो हमें मालूम है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें मालूम है 100 ग्राम दिया है, इधर कितना दिया है 92.6 प्लस x। जब x की बात करेंगे तो 100 माइनस 92.6, जब इसे घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना बचेगा, आप देख सकते हैं कि 8 मतलब 7.4 ग्राम बचेगा हमारा। तो ये हमारे जितने भी हैं क्वेश्चन, तो ये क्या हमारे किस पे बेस्ड है, कि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। लास्ट दोस्तों फाइनली एक क्वेश्चन और बचा, फिर हमारे फिनिश होने वाला है ये आज का टॉपिक। सी हमारे पास एक CaCO3 है, ये चाह रहा है इसको हम हीट करें, और हीट करने पे क्या करें, ये हमारे पास दो हिस्सों में टूटे, एक CO में प्लस दूसरा CO2 में। अच्छा CaCO3 कितना दिया है, 10 ग्राम, एंड जब हम बात करें 4.4, अच्छा 4.4 दिया हमारे पास CO2, एंड x ग्राम क्या दिया है, CaO। तो फाइंड आउट दी x। तो सेम सिमिलरली किस 10 ग्राम इक्वल टू x प्लस 4.4 ग्राम, इसको हम जब रिड्यूस करेंगे तो x इक्वल टू 10 माइनस के 4.4। अच्छा 10 में से 4 गया, 6 में से 0.4 गए, तो हमारा कितना बचेगा, 5.6 ग्राम। तो दोस्तों हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज़्यादा टफ नहीं है, आसान आते हैं क्वेश्चन। और हमारे इस टॉपिक से हमारे क्या केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड होती है, कैसे बैलेंस्ड करते हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा, और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आप जो है बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जो है प्रोवाइड करवाऊँगा जल्दी से जो हमारे क्वेश्चन हैं केमिकली बैलेंस्ड कैसे करते हैं। तो बैलेंस्ड करने हमें आनी चाहिए, बार बार हमें उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को आप जो है बार बार सॉल्व करिए। आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के रिगार्डिंग या बोर्ड के रिगार्डिंग। थैंक यू दोस्तों, जमे रहिए, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद दोस्तों।